हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, अगर आप इस बार के एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या किसी भी और बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन गुड न्यूज है। गाइस, मैंने हमेशा देखा है कि सारे के सारे बच्चों को प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं कि भाई किस टॉपिक को ज्यादा पढ़े, किस टॉपिक को कम पढ़े, किस सेक्शन में किस टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, और वहीं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कम प्रिपरेशन के बाद भी, कम टाइम देने के बाद भी आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके दे सकते हैं। तो गाइस, आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमने एक नया सीरीज चालू करा है जिसका नाम है चैंपियन सीरीज। गाइस, इस सीरीज में हम तीनों ही सेक्शन, दैट इज इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इनका हर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो भी एग्जामिनेशन में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इस बार के एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सीरीज को आप छोड़ ही नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये वाली सीरीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और उसी के साथ एक और गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि इस सीरीज का हर क्लास हम डायरेक्टली अपने द अल्फा बैंकर चैनल पर ही अपलोड करने वाले हैं। दैट मीन्स जब भी आपका पढ़ने का मन करे, आपको प्रिपरेशन और एनहांस करनी हो और बेटर करनी हो और स्ट्रॉन्ग करनी हो, जल्दी से आ जाइए द अल्फा बैंकर चैनल पे, चैंपियन सीरीज का प्लेलिस्ट खोलिए और सारी की सारी क्लासेस को एक बार में देख डालिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो आज की अगर क्लास की बात करें तो आज हमारा पार्ट 17, मतलब 16 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। इन 16 क्लासेस में हमने तीनों सेक्शन के बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार डिस्कस करा है, जरूर देखना उन 16 टॉपिक्स को। वहीं अगर आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? बिकॉज आज हम देखने वाले इंग्लिश सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब अगर आपने प्रिपरेशन चालू कर दी होगी या हमने सिलेबस भी अगर देख लिया होगा तो आपको पता होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आउट ऑफ 30 क्वेश्चन इन इंग्लिश सेक्शन अराउंड 7 से लेके 10 क्वेश्चन अकेले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ही पूछे जाते हैं। उसी के साथ जो आज का हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2020 का एग्जैक्ट सेट है, मतलब एग्जाम में जो एक्चुअली में पूछा जा चुका सेट है, हम आज उसी को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बट आगे जाने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, जिससे सारे के सारे फ्रेंड्स इस क्लास को और इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का पूरा फायदा उठा सके। फाइन, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आज के आरसी को देख लेते हैं। भाई ये है हमारा टोटल आज का आरसी, बहुत बड़ा आरसी है, 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा हुआ है, एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे इसको। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ लो। Read the given passage carefully and answer the question that follow. Certain words are printed in underline to help you locate them while answering some of the questions. भाई वो बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने अंडरलाइन करा है जिससे हमें आगे आसानी हो। भाई अंडरलाइन करा है जैसे इस वर्ड को यहाँ पे, और आगे भी हो सकता है कुछ वर्ड्स हों। फाइन, सब कुछ पढ़ लिया, अब डायरेक्टली अपना आरसी रीड करते हैं। In the 1800s, it was the Luddites smashing weaving machines. These days, retail staff worry about automatic checkouts. तो भाई ये बोल रहे हैं कि इन द 1800s, 1800 की लाइन में, जब 1800 के सन चल रहे थे, इट वॉज Luddites स्मैशिंग वीविंग मशीन। भाई Luddites कौन होते हैं? Luddites वो एक तबका होता है हमारी सोसाइटी का जो नई किसी भी इन्वेंशन को या नई किसी भी टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर देता है। जैसे अगर आजकल के टाइम में बात करें तो सरकार इतनी ज्यादा कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के बारे में अच्छी चीजें पता चले, बट स्टिल कई बार ऐसा हो रहा है कि कई गांव में या कई जगहों पे वैक्सीन को लेके काफी फॉल्स इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। इसका मतलब वो वैक्सीन को अडॉप्ट करने से डर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो नई चीज को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से डरते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको हम बोलते हैं लडिटीज। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 1800 के सन में, 1800s में कुछ लडिटीज थे वीविंग मशीन में, मतलब जो सुई धागा सिलने वाली मशीन होती है, उनको चलाते कौन थे? भाई तब लडिटीज चलाते थे। अब आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि स्टाफ बहुत ज्यादा वरीड है अबाउट ऑटोमेटिक चेकआउट्स। अब टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है तो ऑटोमेटिक चेकआउट्स आ गए हैं। ठीक है, मतलब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लडिटीज वीविंग मशीन पे काम करते थे। आजकल जितना भी स्टाफ है वो ऑटोमेटिक चेकआउट्स की तरफ ज्यादा वरीड रहता है। आगे पढ़ो। सूनर और लेटर टैक्सी ड्राइवर्स विल बी फ्रेटिंग ओवर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। मतलब अभी या कुछ टाइम बाद
जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर अपनी फ्रेटिंग करेंगे, मतलब अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर निकालेंगे। इसका मतलब जो आज टैक्सी ड्राइवर्स हैं कुछ टाइम बाद वो भी लडिटीज बन जाएंगे, वो भी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, नई टेक्नोलॉजी होगी, उस पर फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालेंगे, फ्रेटिंग हो जाएंगे। आगे पढ़ो। द बैटल बिटवीन मैन एंड मशीन गोज बैक सेंचुरी, बहुत पुरानी बैटल चली आ रही है। आर दे टेकिंग आवर जॉब्स, क्या मशीन हमारी नौकरियां ले रही हैं? और आर दे मेरली ईजिंग आवर वर्कलोड, या क्या वो अकेले हमारा वर्कलोड कम कर रही हैं? ओके, आगे पढ़ो। A study by economists at consultancy Deloitte seeks to shed new light on the relationship between jobs and the rise of technology of trawling through census data for England and Wales going back to 1871। भाई एक स्टडी हुई बाय इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी डिलॉइट। भाई डिलॉइट के कुछ इकोनॉमिस्ट ने एक स्टडी करा जिसमें उन्होंने न्यू लाइट शेड करने की कोशिश करी, रोशनी डालने की कोशिश करी बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ जॉब्स एंड राइज ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू सेंसस डेटा फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स। भाई नौकरियों के बीच में और टेक्नोलॉजी के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप करने की कोशिश करी है डिलॉइट के कुछ इकोनॉमिस्ट ने, और वो कैसे करी है? सेंसस की मदद से। सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। जनगणना की मदद से कोशिश करी है कि एक रिलेशनशिप मेंटेन करा जा सके। ओके, आगे एक बहुत बड़ा डैश है, मतलब एक बहुत बड़ा ब्लैंक है, उसके आगे क्या लिखा है? फाइंडिंग्स बाय डिलॉइट सच एज फोरफोल्ड राइज इन बार स्टाफ सिंस 1950s or a surge in the number of hairdressers this century suggest to the authors that technology has increased spending power, therefore creating new demand and new jobs। भाई फाइंडिंग्स ऑफ डिलॉइट क्या थी? भाई डिलॉइट को क्या मिला कि 4 गुना बढ़ गया बार स्टाफ सिंस 1950s, या सर्ज इन द नंबर ऑफ हेयर ड्रेसर्स के नंबर में सर्ज आया। सर्ज आने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए इस सेंचुरी में। इससे ऑथर को क्या समझ आता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज स्पेंडिंग पावर हो गई है। भाई टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो गई है और इसकी वजह से नई जॉब्स की डिमांड आ रही है और नए नए लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? भाई इस स्टडी से क्या समझ आया कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं और जॉब्स आ रही हैं और जॉब्स की डिमांड आ रही है, बिकॉज लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी या स्पेंडिंग पावर वो भी इंक्रीज साथ साथ में हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ो। Their study shortlisted for the Society of Business Economists Rhinosa Prize argues that the debate has been skewed towards job-destroying effects of technological change, which are more easily observed than its creative aspects। भाई इनकी जो स्टडी थी वो शॉर्टलिस्ट हुई एक सोसाइटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट राइनोजा अवार्ड के लिए, बट यहाँ पे एक डिबेट है कि इनकी जो ये स्टडी है वो प्रॉपरली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स जॉब डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि इनका जो स्टडी है ये पर्टिकुलरली जॉब डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट्स दिखाती है टेक्नोलॉजी के, विच आर मोर इजीली ऑब्जर्व्ड, जो कि बहुत इजीली ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं, देन इट्स क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। मतलब उनके क्रिएटिव एस्पेक्ट्स दिखाने की जगह जॉब डिस्ट्रॉइंग एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं ये लोग। ऐसा डिबेट चल रहा है उस टाइम के बाजार में। ठीक है, आगे पढ़ो। The dominant trend is of contrasting employment in agriculture and manufacturing being more than offset by rapid growing in the caring, creative, technology and business services sector, they write। तो भाई ये बोल रहे हैं डोमिनेंट ट्रेंड चल रहा है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में लगातार एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है अभी तक। बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विस सेक्टर, भाई इन सब की वजह से कॉन्ट्रैक्टिंग एम्प्लॉयमेंट हो गया है एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, आगे पढ़ो। मशीन्स विल टेक ऑन मोर रिपीटेटिव एंड लेबोरियस टास्क but seem no longer to eliminating the need for human labor than any time in the last 150 years। भाई अब साथ साथ में आगे ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि मशीन विल टेक ऑन रिपीटेटिव एंड लेबोरियस टास्क, मतलब जिन कामों को बार बार करना है, मतलब जो मशीन के लायक काम है, मशीन बस उतने ही काम करेंगी, बट सीम नो क्लोजर टू एलिमिनेटिंग द नीड फॉर ह्यूमन लेबर इन द लास्ट 150 ईयर्स। पर पिछले 150 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो एलिमिनेट कर दे ह्यूमन लेबर को। भाई वो रिपीटेटिव और लेबोरियस काम तो कर सकती हैं मशीन्स, बट एलिमिनेट नहीं कर सकती हैं ह्यूमन लेबर को। ठीक है, आगे पढ़ो। द स्टडी रिवील्स दैट इन सम सेक्टर्स टेक्नोलॉजी हैज क्वाइट क्लियरली कॉस्ट जॉब्स, बट स्टीवर्ड एंड हिट्स कलीग्स क्वेश्चन वेदर दे आर रियली जॉब्स वी वांट टू होल्ड ऑन टू। भाई स्टडी ये बताती है कि कुछ सेक्टर में टेक्नोलॉजी ने क्वाइट क्लियरली कॉस्ट जॉब्स, एक्चुअली में जॉब्स लोगों की मार ली हैं, एक्चुअली जॉब्स ले ली हैं, बट स्टिल स्टीवर्ड और उसके कलीग्स को क्या लगता है कि जो जॉब्स इनकी गई हैं
वो हालांकि जॉब्स एक्चुअली में लोगों के पास होनी ही नहीं चाहिए, और वो इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो जॉब्स आपको एक्चुअली में करनी भी चाहिए या नहीं। ओके, आगे पढ़ो। टेक्नोलॉजी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट्स ह्यूमन मसल पावर एंड इन डूइंग सो रेजेस प्रोडक्टिविटी एंड श्रिंक्स एम्प्लॉयमेंट। भाई टेक्नोलॉजी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देती है ह्यूमन पावर को, इसी के साथ क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। यहां तक ये वाली बात इन्होंने बताई। आगे पढ़ते हैं। Easy access to information and accelerating pace of communication have revolutionized most knowledge-based industries, says the author. At the same time, rising incomes have raised demand for professional services. भाई यहां तक ये बोल रहे हैं कि इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से इंक्रीज करी हैं, रेवोल्यूशनलाइज्ड हो गई हैं। बट एट द सेम टाइम इनकम बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। मतलब एक जगह जहां टेक्नोलॉजी या मशीन्स इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और उनकी सैलरी भी बढ़ती जा रही है। मतलब जहां टेक्नोलॉजी आ गई है वहां लोगों की आज भी डिमांड है और उनकी सैलरी और बढ़ती जा रही है। फाइन, आगे पढ़ो। द डिलॉयट इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट these rising incomes have allowed consumers to spend more on personal services such as grooming, then in turn has driven employment of hairdressers. भाई अब ये बोल रहे हैं कि डिलॉयट के इकोनॉमिस्ट को ये लगता है कि लोगों की इनकम बढ़ गई है, जिससे वो पर्सनल सर्विसेज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जैसे कि ग्रूमिंग, और इसकी वजह से जो हेयर ड्रेसेस का एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि अभी पिछले पैराग्राफ में हमने बात करी थी कि हेयर ड्रेसेस का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो भाई फाइनली ये लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे, भाई लोगों की इनकम बढ़ गई है तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस पे ज्यादा खर्च करने लग गए हैं, जैसे कि ग्रूमिंग, और इसकी वजह से हेयर ड्रेसेस का धंधा और ज्यादा बढ़ गया है। यहां तक हमारा पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, और एक एक करके क्वेश्चंस को आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सच है अकॉर्डिंग टू द पैसेज है। भाई ऑप्शन ए पढ़ो। मशीन्स आर सब्स्टिट्यूटिंग मसल पावर एंड विल एलिमिनेट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर इन द नेक्स्ट 150 ईयर्स। सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहां हमें क्वेश्चन में भी गिवन है दैट मशीन्स आर टेकिंग रिपीटेटिव एंड लेबोरियस टास्क एंड विल नॉट टेक एनी जॉब्स इन द लास्ट 150 ईयर्स। पिछले 150 साल में कोई भी नौकरी मशीन्स ने नहीं ली है, और यहां बोल रहा है कि उन्होंने एलिमिनेट कर दी है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ो। देयर आर नो जॉब श्रिंकिंग इफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब क्या ये सही है या गलत है? भाई पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दो ऐसी सेक्टर्स हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से गिरा है, और ये बोल रहा है कि कोई भी जॉब श्रिंकिंग इफेक्ट नहीं हुआ है, जबकि हुआ है, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पढ़ो। टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी। कि मसल पावर बढ़ी है और इन डूइंग सो प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो गई है और एम्प्लॉयमेंट हमारा श्रिंक हो रहा है। बट यहां क्या लिखा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी क्या है, टेक्नोलॉजी आने की वजह से कुछ इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो क्या आंसर सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहां का अभी तक का राइट आंसर है। ऑप्शन डी पढ़ लो। द ग्रूमिंग इंडस्ट्री हैज सीन अ ड्रास्टिक डिक्रीज। भाई पूरे पैराग्राफ में बार बार चिल्ला चिल्ला के ऑथर बोल रहा है कि ग्रूमिंग इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, हेयर ड्रेसर्स और इंक्रीज होने लग गए हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जिसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। इन 3 ऑप्शंस में से किसको हम राइटली इन्फर कर सकते हैं इस पैसेज में से? इन्फर करने का मतलब क्या होता है कि वो कौन सी चीज है जो हमें सोचनी पड़ी, मतलब एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली हमें पैसेज में नहीं दी, पर हमने थोड़ा दिमाग लगा के उस चीज को समझा। ऑप्शंस पढ़ो। एडवेंट ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज हैव रिजल्टेड इन डिक्रीज ऑफ इनकम्स लीडिंग टू ह्यूज कट्स इन डिमांड्स एंड दस न्यू जॉब्स। भाई देखो ये पैराग्राफ बार बार बोल रहा है कि डिक्रीज नहीं हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है, इनकम लोगों की बढ़ी है, जिसकी वजह से वो पर्सनल सर्विसेज और ज्यादा ऑप्ट करने लग गए हैं, और जिसकी वजह से हेयर ड्रेसर्स का एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गया है। ऑप्शन 1 इसका मतलब सही हुआ या गलत? ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत हुआ, बिकॉज ये बोल रहा है डिक्रीज इन इनकम, जबकि हो क्या रहा है, यहां हो रहा है इंक्रीज इन इनकम। ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 पढ़ो। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज
seem to have been most affected by the deployment of machines on the job front। बिल्कुल सही है, बट क्या ये इन्फरेंस है? भाई देखो, ये एग्जैक्ट लाइन हमको पैराग्राफ में गिवन है, जहां पे बोला था एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, गिर रहा है। किसकी वजह से? नई नई मशीन्स आने की वजह से, और जॉब्स और कम हो रही हैं। क्या ये इन्फ्रेंस हो सकता है? इन्फ्रेंस क्या होता है? जो हमको डायरेक्टली पैसेज में गिवन नहीं होता, हम उसको सोचते हैं या अपनी समझ के थ्रू निकालते हैं। बट यहां पे जो स्टेटमेंट 2 है वो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली पैसेज में गिवन है एक्चुअली। इसका मतलब ये क्या इन्फ्रेंस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्रेंस ऑप्शन 2 बिल्कुल नहीं हो सकता। आई एम श्योर कि अभी तक चीज समझ आई होगी। भाई ऑप्शन 2 हमें एग्जैक्टली पैसेज में गिवन है, इसलिए ये इन्फ्रेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी पढ़ो। द इवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज मार्क्ड अ रिमार्केबल ग्रोथ इन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। भाई कहीं ना कहीं पैसेज में ऐसा गिवन था कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ी है बिकॉज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हुई हैं। क्या हम इस चीज को यहां पे इन्फर कर सकते हैं? भाई ये आखिरी ही एक ही चीज बची जिसको हम इन्फर कर सकते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली हमको यहां गिवन नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन सी, ओनली 3। मतलब यहां पे अकेला 3 पार्ट ही ऐसा है, पॉइंट 3 ही ऐसा है जो इन्फ्रेंस है, बिकॉज पार्ट 1 बिल्कुल गलत है और सेंटेंस 2 हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी इन्फ्रेंस नहीं हो सकता। इन्फ्रेंस होने के लिए अब अकेला एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, सेंटेंस नंबर 3। फाइन, क्वेश्चन 2 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज द बैटल बिटवीन मैन एंड मशीन्स गोज बैक सेंचुरीज? कि भाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जब ऑथर ये बोलता है कि एक लड़ाई जो आदमी और मशीन के बीच में बहुत सालों से चली आ रही है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन 1, इट हैज बीन अराउंड अ सेंचुरी दैट फाइट बिटवीन मैन एंड मशीन इज ऑन, ऑफरिंग नो क्लियर रिजल्ट्स। भाई ऑप्शन 2 पढ़ो। देयर सीम्स टू बी नो ट्रेस ऑफ एनी ट्रूस बीइंग रीच्ड इन नियर फ्यूचर दैट माइट एंड द वॉर बिटवीन मैन एंड मशीन। भाई फ्यूचर की तो यहाँ पे अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, मतलब ऑप्शन 2 तो बिल्कुल ही यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 3 पढ़ो। द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड द इफेक्ट ऑन जॉब्स हैव बीन अ रीजन फॉर टसल बिटवीन मैन एंड मशीन सिंस एजेस। भाई अभी तक पूरे पैराग्राफ में इन्होंने क्या बात करी है कि भाई एक मशीन है, एक मैन है। लोग ये बोलते हैं कि मशीन्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम होगा। इसका मतलब पूरे पैसेज में एक ही बात करी है कि भाई एक रेस चल रही है, एक बैटल चल रही है बिटवीन जॉब्स या बिटवीन एम्प्लॉयमेंट, जहां अगर मशीन्स बढ़ती हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है। और ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है, सेंटेंस 3 में क्या बोल रहा है कि इमर्जेंट टेक्नोलॉजी की वजह से इफेक्ट ऑन जॉब हैव बीन द रीजन फॉर टसल बिटवीन मैन एंड मशीन सिंस एजेस। और ये तीनों पढ़ के सबसे सटीक आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सटीक क्या है, जो पैसेज बोलना चाहता है। पूरे पैसेज में बार बार एक ही बात करी है, मशीन आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया? इसका ओनली 3, दैट इज ऑप्शन सी। भाई देखो ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत हो गया, बिकॉज वो नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर की हमने कोई बात नहीं करी है। ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है वो कि एक सेंचुरी हो गई है और अभी भी लड़ाई चल रही है मैन और मशीन के बीच में बिना किसी भी क्लियर रिजल्ट के। भाई क्या ये एग्जैक्टली एक ही सेंचुरी की बात हो रही है? भाई ये तो बोल रहे हैं गोज बैक सेंचुरीज, बहुत 100 साल बहुत सारे हो गए हैं, आज तक रिजल्ट नहीं निकला इस लड़ाई का। पर भाई ये लड़ाई हो क्यों रही है? बिकॉज मशीन लोगों की जॉब्स लेती जा रही हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन सी, दैट इज ओनली सी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? वो है नॉट ट्रू। बिकॉज अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी ना, तो आप यहाँ पे नॉट ट्रू की जगह ट्रू वाला ऑप्शन मार्क कराओगे और एक की जगह -0.25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है आपको हमेशा। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ो। जॉब कॉन्ट्रैक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन मोर देन द राइज इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विसेज सेक्टर्स। भाई ये बोल रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में जो जॉब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, भाई वो राइज इन टेक्नोलॉजी और बिजनेस सर्विसेज सेक्टर की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, बट हमें यहाँ पे नॉट ट्रू वाले आंसर को मार्क करना है। फाइन, इसका मतलब आंसर 1 तो बिल्कुल गलत हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, सेंटेंस 2 पढ़ो। द स्टडी इन क्वेश्चन इज फोकसिंग एट फाइंडिंग द रीजंस फॉर राइज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेयर ड्रेसर।
क्या ये पूरी स्टडी इसलिए हुई है कि हेयर ड्रेसर के एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहे हैं ये बताने के लिए? भाई स्टडी तो इसलिए हुई थी ना कि एक फाइट चल रही है कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या एक्चुअली में ह्यूमन लेबर कम हो रही है या नहीं। अकेले हेयर ड्रेसर की कोई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही हो गया। 3 पढ़ो, टेक्नोलॉजी इज पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ मसल पावर एंड ह्यूमन ब्रेन। भाई वो बार बार पीछे क्या बोले हैं, बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ मसल पावर एंड ह्यूमन ब्रेन। इसका मतलब ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही होगा। ऑप्शन में ढूंढो ऑप्शन डी, बोथ 2 एंड 3 आर राइट। फाइन, समझ आ गया भाई। ऑप्शन 1 सही था, ऑप्शन 2 और 3 गलत थे। इस क्वेश्चन में हमें गलत वाले सेंटेंस चूज करने थे तो हमने चूज क्या करा, बोथ 2 एंड 3। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड इन द बोल्ड एज पर इट्स यूसेज इन द पैसेज फ्रेटिंग। फ्रेटिंग का मतलब क्या होता है ये बोल रहे हैं। भाई हमने कहां देखा था फ्रेटिंग का, भाई यहां लिखा था फ्रेटिंग, सूनर और लेटर टैक्सी ड्राइवर्स विल बी फ्रेटिंग ओवर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो भाई इस सेंटेंस को पढ़ के फ्रेटिंग का क्या मतलब आ रहा है? सेंटेंस को रीड करके हमें सबसे पहले यह समझ आया कि फ्रेटिंग का मतलब कुछ नेगेटिव टर्म में होना चाहिए, कुछ नेगेटिव सेंस में है फ्रेटिंग का मतलब। और फ्रेटिंग का मतलब कुछ या तो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन निकालना या चिंता दिखाना। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे सेंटेंस में फिट हो रहे हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं उस क्वेश्चन के। भाई ऑप्शन है कंफर्टिंग, वरिंग, साइंग, अपीजिंग, कामिंग। कंफर्टिंग तो आपको मतलब पता है, इसका मतलब कंफर्टिंग नहीं हो सकता। कामिंग का मतलब शांत होना होता है, ये भी नहीं हो सकता। भाई अपीजिंग का मतलब भी किसी को शांत करना होता है, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस बचे हैं, साइंग और वरिंग। साइंग का मतलब होता है हम जब एक ठंडी सांस लेते हैं कि भाई फाइनली काम हो गया, साई ऑफ रिलीफ, ये वाला, इसको बोलते हैं साई। बट क्या वो एक ठंडी सांस ले रहे हैं या वो चिंता दिखा रहे हैं? भाई वो तो चिंता दिखा रहे हैं। क्या सही हो गया यहाँ पे? ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी, दैट इज वरिंग। मतलब फ्रेटिंग का आंसर क्या हो गया? फ्रेटिंग का मतलब होता है वरिंग, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन बॉम्बे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड ड्रिवन। ड्रिवन का सबसे क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है? ड्रिवन हमें कहां मिला था? ड्रिवन हमें यहां मिला था। दैट इन टर्न हैज ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेयर ड्रेसर्स। तो भाई सेंटेंस अभी तक क्या बोल रहा था कि भाई डिलॉयट के इकोनॉमिस्ट ने अब ये समझ लिया है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो पर्सनल सर्विसेज को ज्यादा यूज कर रहे हैं, सच एज ग्रूमिंग। इसकी वजह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, किसका? हेयर ड्रेसर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो गया है। दैट इन टर्न हैज ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेयर ड्रेसर। ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं ऊपर लेके जा रहा है, ड्राइव कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को ये। ऑप्शन देखो, प्लंज्ड, प्लंज मतलब बिल्कुल खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ऑप्शन गलत हो गया। एस्कॉर्टेड, एस्कॉर्टेड मतलब मदद करना, हो सकता है। सॉन्टर्ड, सॉन्टर्ड का मतलब होती है साथ साथ में आपके चलना, तो चलने की कोई बात नहीं है, ऑप्शन सी गलत हो गया। प्रोपेल्ड का मतलब होता है किसी को अच्छे से पुश देना, एक बहुत पॉजिटिव वे में पुश देना। भाई जब आपकी एक नाव होती है, नाव के ऊपर ये जो एक सेल लगा होता है, इस पे एक कपड़ा लगा होता है कि जिससे हवा जब आए तो ये आपके नाव को और आगे लेके जा सके, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेलर, और आगे लेके जा सके। तो भाई प्रोपेलर बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे यहाँ फिट होता लग रहा है कि भाई वो उनके एम्प्लॉयमेंट को ड्राइव कर रहा था, एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। और प्रोपेल करने का मतलब भी एग्जैक्टली सेम होता है, एक डायरेक्शन में आगे की तरफ पुश देना। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो सकता है? बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रोपेल करना, किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव पुश देना, आगे की तरफ बढ़ाना। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? इसका मतलब ड्रिवन का मोस्ट सिमिलर वर्ड हो गया प्रोपेल्ड। बहुत बढ़िया भाई। फाइनली अपना आज का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमारे आरसी का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट फिट्स द गिवन ब्लैंक ऑफ द पैसेज। भाई इस पैसेज में एक बहुत बड़ा हमको ब्लैंक गिवन था, यहां हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा ब्लैंक था हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि इस ब्लैंक को एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन फिट करेगा। गाइस ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार अच्छे से रीड करा है, पैसेज अच्छे से, इस क्वेश्चन को एक बार हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क इसलिए बिकॉज इस चीज को आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस उस ब्लैंक को अच्छे से फिल करेगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, बार बार उस पैसेज को रीड करो और इन सारे ऑप्शंस को रीड करो, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ इस सेशन का अपलोड होते ही मैं पूरी की पूरी पीडीएफ पार्ट इसका अपना टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां जाके उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। फाइन, तो आज का हमारा रीडिंग पैसेज हो गया। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत ज्यादा कुछ नई चीजें जरूर सीखी होंगी। अगर सीखी है देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। और सारे के सारे अपने फ्रेंड्स को बोलो कि चैनल पे जरूर आए, चैंपियन सीरीज का हर पार्ट जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिकॉज आप लोग जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें लगता है कि हाँ, हमने एक और नए पर्सन, एक नए स्टूडेंट की लाइफ में एक छोटा सा चेंज लेके आ सके। Okay guys, see you in the next session. Signing off. My name is Chirag Chopra.